अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर सलमान के साथ आप लोग देख रहे हैं इसोफेगस सीरीज़, मेडिसिन सीरीज़ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं इसोफेगस को। अच्छा, ये जो टॉपिक अभी मैंने चूज़ किया है ना, ये मैं पहले ही लिखा हुआ था, इसीलिए डेट थोड़ी गलत आ रही है। इसको कट कर देते हैं, ऊपर वाली डेट ठीक। जुमे का टाइम होने वाला है, तकरीबन अभी 1 घंटा बाकी है। तो ये जो टॉपिक है ना, जिसे हम डिस्कस करने लगे हैं, हाइपर मोटिलिटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, या इसोफेजियल हाइपर मोटिलिटी डिसऑर्डर। इसको हमने ऐसे नहीं करना कि पहले डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन, टियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर। इसे हम करेंगे दूसरी तरह, क्योंकि ये बुक्स के अंदर ऐसा सच नहीं मिलता, ना इतना यूएचएस के एग्ज़ाम्स के अंदर इसके बारे में कोई पूछते हैं। ये सिर्फ यूएसएमएलई और प्लैब के लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग टच करते हैं। अच्छा, ये इसको मैं इस तरह बढ़ाऊँगा कि पेशेंट ना प्रेजेंट कैसे करेगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि होता क्या है। अब पेशेंट आया है आपके पास, उसे ना डिस्फेजिया है, कह रहा है कि मुझे ना वक्फे वक्फे से डिस्फेजिया होता है। ठीक है, और होता भी किस चीज़ से, लिक्विड से। यानी कि उसने पानी पिया है, उससे पानी निकला नहीं जा रहा, पानी उसका आगे नहीं जा रहा, इसोफेगस के अंदर स्टे कर रहा है। ठीक है, वक्फे वक्फे से वो पानी कभी चला गया, कभी रुक गया, कभी चला गया, कभी रुक गया। ठीक है, पहली प्रेजेंटेशन तो ये होगी पेशेंट की। उसके बाद ना पेशेंट को एपिसोडिक, यानी कि कांस्टेंट नहीं होगी, एपिसोड्स के अंदर पेन होगी इसोफेगस के अंदर, या रिट्रोस्टर्नल, जहाँ पे इसोफेगस पड़ी हुई है, रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पे क्यों होगी वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब दूसरी प्रेजेंटेशन तो हो गई है कि पेशेंट इसके साथ भी आएगा। अब उसके बाद पेशेंट को तीसरा सिम्टम क्या होगा, उसको रिफ्लक्स होगा, हार्टबर्न और रिगर्जिटेशन, हार्टबर्न और रिगर्जिटेशन। ठीक है, इस फीचर के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। चौथी प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है ऐसे पेशेंट की, ग्लोबस सेंसेशन। मैंने बताया था आप लोगों को कि थ्रोट में अगर कोई फॉरेन बॉडी की सेंसेशन है तो उसे कहेंगे ग्लोबस सेंसेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की सिम्टम के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ। कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं वो, हॉर्सनेस या रिकरेंट कफ। अच्छा, और ये जो सारे सिम्टम्स हैं ना, ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स एग्रीवेट होंगे किसकी वजह से, स्ट्रेस, या पेशेंट ने कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली है, ठीक है, उसकी वजह से, या हॉट कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी पी ली है उसकी वजह से। ठीक है, ये पेशेंट इस तरह एग्रीवेट करेगा। ये कोई मतलब कि बोतल पी है तो उससे मतलब कि ये सारे सिम्टम्स एग्रावेट हो सकते हैं, एग्रीवेटेड बाय हॉट कोल्ड ड्रिंक्स और फूड्स। अच्छा, पेशेंट आपके पास आया है जी, डॉक्टर साहब मेरा ना मुझे जब मैं पानी पीता हूँ ना, पानी गुजरता नहीं है आगे। ठीक है, मतलब कि वो पानी अटक जाता है, साथ ही मुझे छाती में दर्द होना शुरू हो जाती है, चेस्ट में, सेंट्रल स्टर्नम के पीछे। ठीक है, उसके बाद वो कहेगा कि मुझे ना जलन भी होती है सांस वाली नाली, खुराक वाली नाली में, और साथ मुझे ये मैदे से ऐसे लगता है जैसे चीज़ें ऊपर आ रही हैं। उसके बाद वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे भी लगता है, आप पूछेंगे कुछ गले में कुछ महसूस हो रहा है, कहता है ऐसे लगता है जैसे कुछ चीज़ पड़ी हुई है मेरे गले के अंदर, जो जिसे मैंने निकालने की कोशिश करता हूँ या निगलने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा आप उसकी आवाज़ में देखेंगे तो आवाज़ उसकी हॉर्स हुई होगी, ठीक है, हार्श हुई होगी। उसके बाद उसे कफ़ के सिम्टम्स भी होंगे, ठीक है, कफ़ भी कर रहा होगा। आप उससे पूछेंगे कि भाई किसी चीज़ के खाने पीने से तो नहीं होता ये, वो कहेगा जी मैं जब बोतल पीता हूँ तब होता है, या मैं जनाब जी कोई चाय वगैरह पीता हूँ तो, या उसके बाद कोई खाना वगैरह खाता हूँ ना, इन सारी चीज़ों के बाद मुझे ये मसला होना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये होता क्यों है। ठीक है, ये तो प्रेजेंटेशन हो गई, जिससे हमें आइडिया हो गया कि ये हाइपर मोटिलिटी डिसऑर्डर का पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा। अच्छा, अब हमने देखना है कि हाइपर मोटिलिटी डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं, किस वजह से होते हैं। ये इसकी ना दो कॉजेज़ हैं।
फर्स्ट अभी इससे हमें नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, अभी सिर्फ हमें ये पता है कि लिक्विड्स को इसोफेगस पास नहीं होने दे रहा, पास होता है ब्लॉक हो जाता है, पास होता है ब्लॉक हो जाता है। उसके अलावा जैसे ही वो अगर कंटेंट पड़ा रहता है तो प्रेशर की वजह से चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमें आइडिया नहीं हो रहा कि क्या है ये केस और क्या नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी कॉज क्या होती है। इसकी दो कॉज हैं। फर्स्ट कॉज इज हाइपरटेंसिव इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शंस। इसकी डेफिनेशन को ना हम थोड़ा इसके बाद डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। सेकंड चीज़ क्या होती है, प्री मैच्योर। अभी आप लोगों को समझ आना शुरू हो गई कि रेस्ट्रोस्टर्नल पेन क्यों हो रही है पेशेंट को, इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, दो कॉजेज हो गई ये, इस वजह से ये जनाब जी पेशेंट प्रेजेंट करता है हाइपर मोटिलिटी डिसऑर्डर के साथ। अच्छा, अब हमने समझना है कि ये हाइपरटेंसिव का क्या मतलब है। यहाँ पे हाइपरटेंसिव का मतलब है या तो इसोफेगस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, हाइपरटेंसिव कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या हाइपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, या पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है, हाइपरटेंसिव है यानी कि उसकी फोर्स ज़्यादा है। अब ये दो कॉजेज हैं हाइपरटेंसिव इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शन की, या तो इसोफेगस की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है या जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो तो इसको हम कहेंगे जैक हैमर इसोफेगस, जैक हैमर इसोफेगस। और अगर पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी की जो पेरिस्टालसी जो हो रही है वो हाइपरटेंसिव है तो उसे हम कहेंगे नट क्रैकर इसोफेगस। ठीक है, अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी डेफिनेशन क्लियर होना शुरू हो रही है। अब दूसरी चीज़ है प्री मेच्योर इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शंस। इसका मतलब है कि एक तो नॉर्मल एक्टिविटी आ रही है ना, ये आई, ठीक है, ये आई, ये आई, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी पेरिस्टालसिस की आ रही है। लेकिन एक देखें यहाँ पे, अभी एक ये आई है, ठीक है, उसके बाद फ़ौरन आ गई एक, फिर एक आई है, फिर एक आई है, ये जहाँ प्री मेच्योर आ गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस यहाँ पे इतना है, मतलब कि इतने सेकंड्स का स्टे है, इसके अंदर कम सेकंड का स्टे है। इसे कहेंगे प्री मेच्योर इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शंस, कि अभी वो मेच्योर हुई नहीं है, अभी एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है तो एक नई जनाब जी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी दोबारा आ गई है, ठीक है, उसे कहेंगे प्री मेच्योर इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन चल रही है उसके ऊपर एक और कॉन्ट्रैक्शन आ गई है इसोफेगस की, इसे हम लोग कहेंगे प्री मेच्योर इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शन। और इसके अंदर क्या होता है, स्पैज़म हो जाता है। कहाँ पे होता है, डिस्टल इसोफेगस पे। इसे हम डिस्टल इसोफेगस स्पैज़म भी कहते हैं या हम इसे कहते हैं कॉर्क स्क्रू इसोफेगस। मैंने ड्रा करके भी बताई थी कि किस तरह की ये पेशेंट प्रेजेंटेशन करता है। कॉर्क स्क्रू इसोफेगस कैसी नज़र आती है एक्सरे के ऊपर कॉर्क स्क्रू। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो पॉइंट याद रखने वाला है ना वो ये है कि हाइपरटेंसिव, बाहर बादल बहुत गरज रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करे, लोगों की गंदम पकी हुई है। और प्रोपागेटिव, ये दो इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शंस किसके अंदर मिलती हैं हमें, हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल इसोफेगस में। और जो प्री मेच्योर होती है ना और नॉन प्रोपागेटिव होगी वो हमें मिलेगी स्पाज्म के अंदर।
अब आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होना शुरू हो गई है। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डिफाइन क्या है इसकी। अच्छा, इसोफेजियल हाइपर मोटिलिटी डिसऑर्डर्स आर ग्रुप ऑफ अनकॉमन कंडीशंस। ये कॉमन नहीं होती, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटी पेरिस्टाल्सिस की चलती रहती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी नॉर्मल होती है कि फूड और लिक्विड पास होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ अनकॉमन कंडीशंस। कौन सी कंडीशन है, दैट इंक्लूड हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल पेरिस्टाल्सिस, और दूसरी क्या चीज़ है। अच्छा, ये कॉज क्यों हो रही है, कॉज्ड बाय विगरस इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शंस। अच्छा, विगरस इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शंस कॉज कर रही हैं हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल पेरिस्टाल्सिस, जो क्या कर रहा है आगे जाके, इसोफेजियल हाइपर मोटिलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है डिस्टल इसोफेजियल स्पैज्म। ये चीज़ें क्लियर हो गई ना अब। Esophagus hypermotility disorders are group of uncommon conditions that include hypercontractile peristalsis caused by vigorous esophageal contraction and distal esophageal spasm। इसे कहते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है, इसोफेजियल स्पैज्म क्यों होता है, हमने दोबारा डिस्कस कर लिया, प्री मेच्योर इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पैज्म हो जाता है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे डेफिनेशन, इसकी कॉज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, इसकी क्या क्लासिफिकेशन होगी। क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन है। अच्छा, एक तो हो ये इसकी क्लासिफिकेशन को कहते हैं शिकागो क्लासिफिकेशन। शिकागो क्लासिफिकेशन ऑफ इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये लेटेस्ट वर्जन है, मेरे ख्याल से नवंबर 2023 के अंदर ये पब्लिकेशन आई थी, जहाँ से मैंने रीड की है। अच्छा, इसके अंदर पहली चीज़ क्या होती है कि इसोफेगस का जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, वो रिलैक्स नहीं हो पाता, ठीक है। इनकम्प्लीट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन। अच्छा, अब वो रिलैक्स नहीं हो पाता तो वो हाइपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्टेट के अंदर है। ये किस कंडीशन के अंदर होता है, एकलेजिया के अंदर। मे बी एकलेजिया का पेशेंट आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के साथ है, ठीक है। या इसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन है जो ना, जो EGJ जिसे कहते हैं हम लोग, उसकी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। पहली तो ये होगी। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मोटिलिटी डिसऑर्डर हो सकता है इसके अंदर। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग शिकागो, मोटिलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। मोटिलिटी डिसऑर्डर के अंदर क्या हो सकता है, या तो कॉन्ट्रैक्शन आ ही नहीं रही, ठीक है, एब्सेंट है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, या स्पैज्म हो गया, डिस्टल इसोफेजियल स्पैज्म, ठीक है। या उसके अलावा जैकहैमर या हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल, जैकहैमर या हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल इसोफेगस है, ठीक है। ये हो गई ये होता है मेजर मोटिलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तीसरी क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है माइनर मोटिलिटी डिसऑर्डर, माइनर मोटिलिटी डिसऑर्डर्स। माइनर के अंदर क्या होते हैं कि ये वो ग्रुप ऑफ इसोफेजियल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर मोटिलिटी, ये ओपोजिट टू मेजर मोटिलिटी डिसऑर्डर होते हैं। लेकिन क्यों होते हैं, इसमें पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है या माइल्डली सिम्टम्स होते हैं या वो खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। इसमें होता क्या है, जो इसोफेगस की मोटिलिटी है ना, वो हो जाती है, इनफेक्टिव हो जाती है।
इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वो जो सेंटीमीटर्स का हिसाब किताब होता है कि कितने सेंटीमीटर के बाद एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आ रही है, फिर कितने सेंटीमीटर पास हो रही है, तो वो चीज़ हम लोग टच नहीं करें क्योंकि वो मैनोमीट्री के अंदर होता है। या इसके अंदर जो माइनर मोटिलिटी डिसऑर्डर है वो है फ्रैगमेंट्स के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आ रही है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आ रही है। यहाँ पेशेंट प्रेजेंट करेगा शिकागो क्लासिफिकेशन की जो लास्ट टाइप है उसके अंदर नॉर्मल इसोफेगस मोटिलिटी। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स हो गए हमारी, शिकागो क्लासिफिकेशन हो गई जिसके अंदर मेजर क्लासेस हैं इनकम्प्लीट लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उसकी रिलैक्सेशन, मेजर मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, माइनर मोटिलिटी डिसऑर्डर, और उसके बाद है नॉर्मल इसोफेजियल मोटिलिटी, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। इसको डायग्नोज करने के लिए हमें चाहिए मैनोमीट्री। क्यों? क्योंकि हमने एक तो टोन चेक करनी है, ठीक है, पूरी इसोफेगस की। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले है ट्रीटमेंट के लिए, बल्कि डायग्नोसिस के लिए मैंने यहाँ डिफरेंशियल लिख लिया। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हमें चाहिए वो है मैनोमीट्री। अच्छा, मैनोमीट्री क्या होता है? हम लोग इसमें ना टोन चेक करते हैं कि पेशेंट की ये जो इसोफेगस की टोन है ये कैसी है और कॉन्ट्रैक्शंस किस तरह आ रही हैं, किस टाइम फ्रेम के अंदर आ रही हैं, किस कंडीशन के अंदर आ रही हैं और कितनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है इसकी, ठीक है। उसके बाद हम लोग एवेलुएट करेंगे पेशेंट को एंडोस्कोपिकली। अपर जीआई एंडोस्कोप करेंगे। अपर जीआई के अंदर भी सिर्फ हम लोग इसोफेजियल एंडोस्कोपी करेंगे, सिर्फ इसोफेगस की, ठीक है, अगर हाइपर मोटिलिटी डिसऑर्डर है। उसके अलावा और क्या करेंगे? बेरियम स्वालो, ठीक है। अगर पेशेंट की एंडोस्कोपी नॉर्मल आ रही है और बेरियम स्वालो नॉर्मल आ रहा है, लाइक हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही, तो हम लोग जाएंगे दोबारा मैनोमेट्री की तरफ। लेकिन मैनोमेट्री अब कौन सी करेंगे? हाई रेजोल्यूशन इसोफेजियल मैनोमेट्री। इसके अंदर हम लोग एम्पलीट्यूड चेक करते हैं, लेंथ चेक करते हैं, ड्यूरेशन चेक करते हैं पेरिस्टाल्टिक वेव का, और उसके अलावा हम लोग इसमें ना एनजी ट्यूब पास कर देते हैं हम लोग, और उसके अंदर होते हैं डिफरेंट सेंसर्स। वो सेंसर डिटेक्ट करते हैं कि हमारी डिजिटल इसोफेजियल स्पाज्म है कि नहीं है, प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं कि नहीं आ रही, हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल इसोफेगस है कि नहीं, ठीक है। उसके अलावा प्री मैच्योर बीट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है। इसके अंदर ये करेंगे। इसके अलावा हम कन्वेंशनल इसोफेजियल मैनोमीटर भी कर सकते हैं अगर तो हमें हाइपर मोटिलिटी डिसऑर्डर है और यहाँ ये हाई रेजोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। ये अगर नॉट अवेलेबल तो हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल मैनोमीट्री करवा लेंगे या कन्वेंशनल। अच्छा, इसके अंदर भी यही सेम चीज़ें, एम्पलीट्यूड देखेंगे, लेंथ ऑफ पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी देखेंगे। अब इसको ट्रीटमेंट क्या करना है? इसका ट्रीटमेंट है सिम्टोमेटिक, ठीक है। सिम्टम्स जो आएंगे हमने उसे कंट्रोल कर लेना है। अगर तो डिस्टल इसोफेजियल स्पाज्म है ना, उसको ट्रीट करेंगे TX, ठीक है। अगर तो और हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल है इसोफेगस, उसका जो ट्रीटमेंट है ना ये अभी तक वेग सा है, कोई ऐसा सच इसका ट्रीटमेंट नहीं है। उसके अलावा ड्रग्स कौन सी देंगे हम?
जैसे जैसे ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कि डिसऑर्डर, ये हाइपर मोटिलिटी डिसऑर्डर है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है या मोटिलिटी ज़्यादा हो गई है या स्पाज्म ज़्यादा हो गया है, तो हम देंगे स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। और रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है तो यहाँ पे हम देंगे एनाल्जेसिक्स। कौन से एनाल्जेसिक्स देंगे? जो विसराज के ऊपर एक्ट करें, विसरल एनाल्जेसिक्स, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर है कि उसे कहेंगे भाई सीधा बैठना है, सिटिंग अपराइट, खाने के बाद और खाने के दौरान लेट के नहीं खाना, बैठ के नहीं खाना, झुक के नहीं खाना, बैठना है तो सीधा बैठना है अपराइट, ठीक है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील, खाने के फ़ौरन बाद नहीं लेटना। और उसे क्या करना है? छोटे छोटे लुकमे ले, स्मॉल बाइट्स। ये यहाँ पे सुन्नत की बातें हो रही हैं कि सुन्नत के साथ, सुन्नत के मुताबिक आपने खाना है, अच्छी तरह च्यू करे स्लोली, ठीक है। उसके अलावा लुकमों के दौरान पानी पिए। जैसे ही वो लुकमा खा रहा है मतलब कि च्यू कर रहा है खाने को, बाइट को ले रहा है, साथ पानी को भी ड्रिंक करे, छोटी छोटी सिप्स ले, ठीक है। ज़्यादा गर्म चाय या गर्म कॉफ़ी या ठंडी बोतल या कोई भी ड्रिंक वगैरह उसे अवॉइड करना है। उसके अलावा क्या चीज़ है? गोश्त, ब्रेड और चावल, इन्हें अवॉइड करना है एज दीज लीड टू डिस्फेजिया। उसके अलावा ड्रग्स अगर कोई ले रहा है, मिसाल के तौर पे ओपियाइड्स ले रहा है, वो उन ओपियाइड्स को उसने छोड़ देना है, ठीक है। स्टॉप टेकिंग ओपियाइड्स। अच्छा, अब स्मूथ मसल रिलैक्सेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। यहाँ पे जो हम लोग दे सकते हैं, कलर थोड़ा डार्क, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स हाइपर मोटिलिटी के लिए हम लोग देंगे, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ हमने देनी है सिम्टोमेटिक कंट्रोल करना है, मेडिसिन देनी है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स, या देने हैं विसरल एनाल्जेसिक एजेंट्स, ठीक है। और ये जो एनाल्जेसिक्स हैं ना, ये सिर्फ हमने एक्यूट एपिसोड्स के अंदर देने हैं। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट पेशेंट को और इनिशियल थेरेपी के लिए देने हैं। उसके अलावा उसके बाद उसे पेशेंट को कहना है भाई इसका मतलब कि आपने बाद में ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं करना। सबसे पहले है नाइट्रेट्स। क्या बताया था मैंने? वेजोडाइलेटर्स हैं ये। कौन सी ड्रग होती है इसके? आइसोसोरबाइट डाइनाइट्रेट। अच्छा, पहला स्मूथ मसल रिलैक्सेंट ये है। दूसरा है PDE5 प्रो फॉस्फोडाइस्ट्रेस टाइप 5 इनहिबिटर्स, ये दे सकते हैं। ये एक्ट ऑन वास्कुलर स्मूथ मसल्स। इसके अंदर क्या है? मशहूर ज़माना सिल्डेनाफिल, ये दे सकते हैं हम पेशेंट को, ठीक है। तीसरी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफिडीपिन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट देने कहाँ पे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा डिलीटियाज़म, डिलीटियाज़म। अच्छा, अगर पेशेंट को रिगर्जिटेशन आ रही है ना तो हमने उसे PPIs भी देने हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग पेशेंट को और क्या दे सकते हैं? एंटी डिप्रेसेंट्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इमिप्रामीन दे सकते हैं पेशेंट को। या क्या दे सकते हैं? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स, रीअपटेक इनहिबिटर्स जो होते हैं, ठीक है। इसकी ड्रग का नाम है यार
ड्रग के नाम नहीं याद होते, ट्रेजोडोन, ठीक है। उसके अलावा अगर तो गर्ड कॉज कर रहा है ना, तो हमने गर्ड को ट्रीट करना है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इन्वेसिव थेरेपी होती है जिसके अंदर हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं। इन्वेसिव थेरेपी, अगर मेडिकेशंस फेल हो जाती हैं, पेशेंट रिलीव नहीं होते सिम्टम्स पेशेंट को, तो हमने करनी है इन्वेसिव थेरेपी। इन्वेसिव थेरेपी के अंदर क्या है, एंडोस्कोप तो डालनी है, इन्वेजन करनी है ना हमने, एंडोस्कोप डाल ली। अब क्या करना है, बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है हाइपर मोटिलिटी डिसऑर्डर का। 6 मंथ्स के लिए ये इफ़ेक्टिव होता है, उसके बाद दोबारा लगाने पड़ेंगे। इन पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शन के बहुत मतलब कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से। और इसके अलावा दूसरी ऑप्शन क्या है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट के अंदर पोएम, पेशेंट की पोएम करेंगे, सुनाएंगे नहीं, पोएम करेंगे। पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी, ठीक है। यहाँ यार ये टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पेशेंट की एंडोस्कोपिक न्यूमेटिक डायलेशन, सर्जरी भी कर सकते हैं इसके लिए। सर्जरी में क्या करेंगे हम लोग, वो तो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हो गए है ना। सर्जरी तब करेंगे जब आपकी एंडोस्कोपिक थेरेपी और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो है ना, वो दोनों के बावजूद भी सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं। सिम्टम्स परसिस्ट वाइल ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग्स विद ड्रग्स एंड एंडोस्कोपी। अब सर्जरी क्या करेंगे, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की मायोटमी, ठीक है। ये लेप्रोस्कोपी भी हो सकता है ये, और ओपन भी हो सकती है, और आजकल लेप्रोस्कोपी ही कर रहे हैं सारे, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ एक और प्रोसीजर है जो इसकी सक्सेस रेट ज़्यादा है, वो है फंडोप्लाइकेशन। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की मायोटमी के साथ फंडोप्लाइकेशन कर देते हैं, ठीक है। फंडोप्लाइकेशन मैंने क्या बताया था, जिसमें फंडस जो होता है गैस्ट्रिक स्टमक का, उसको रैप कर देते हैं इसोफेगस के, लोअर इसोफेजियल जो एंड होता है ना, उसके इर्द गिर्द एक कफ बना देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्टल इसोफेगस नैरो हो जाती है, सही है। ये था हमारा हाइपर मोटिलिटी डिसऑर्डर। ये यूएचएस के अंदर एज सच नहीं आता, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है प्लैब और यूएसएमएलई के लिए और आपके क्लिनिक्स के लिए, ठीक है। क्लिनिकल आप लोगों के लिए कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा और आप लोगों ने कैसे पेशेंट को रीच अप्रोच करना है, ये एक दफ़ा दोबारा देख लें आप लोग। डिस्फेजिया, बल्कि आप लोग ये तस्वीर ही देख लें। कॉजेज़ क्या होती हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैक हैमर क्या होता है, इसोफेगस नट क्रैकर क्या होता है, कॉर्क स्क्रू इसोफेगस क्या होती है। इनकी अगर तस्वीरें देखनी हो आपने तो आप गूगल से एक्सरे निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। ये था जुमे का हमारा फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आते हैं। अल्लाह हाफिज़।